हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। इस वाली क्लास में हम लोग इस पेपर का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर हमने इससे पहली क्लास में किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने किया था इसमें मानसिक योग्यता, जिसके अंदर आपके 40% थे 50 नंबर के। और पार्ट नंबर 2 में हम अंगणित और भाषा परीक्षण हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 के हमने ये सारे क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे मानसिक योग्यता के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप ये वाली क्लास को देख सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ये अंगणित परीक्षण। अंगणित परीक्षण के आपके पेपर में पूरे 20 सवाल आते हैं, जो कि आपके 41 से लेकर 60 तक की प्रश्न संख्या होती है। और उसके बाद आपका हिंदी परीक्षण होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके पेपर में हर साल बार बार पूछे जाते हैं। तो पेपर देने से पहले इन सभी सवाल को आपको करना समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपके अनुच्छेद आते हैं। ये अनुच्छेद आपको पढ़ना होता है। इस हर एक अनुच्छेद में 4 प्रश्न आपके होते हैं, जिनको आपको उत्तर लगाना होता है इनको पढ़कर। उसके बाद आपकी आंसर शीट है, यहाँ से आप अपने अनुच्छेद के उत्तर को चेक भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम अपने मैथमेटिक्स के बहुत सारे सवाल बहुत ही अच्छे से समझकर करेंगे, ताकि पेपर में कोई सवाल गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटती। और शुरू की जो 5 अभाज्य संख्या है वो आपकी होती है, पहली संख्या हमेशा 2 होती है, दूसरी 3, फिर 5, 7 और उसके बाद आपकी 11। ये आपकी 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्या होती हैं, जो किसी से ना कटे, किसी के पहाड़े में वो संख्याएं नहीं आते। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो 4 आपका 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है। या अगर मैं 9 लिखता तो 9 आपका 3 के पहाड़े से भी कट जाता है, 9 से भी। तो ये संख्या आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती। जैसे 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। और इन संख्याओं का आपको योग बताना है। तो चलिए प्लस करते हैं ये वाली संख्याएं। 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 आपका हो जाएगा 28। तो फाइनली इनका जो योग होता है वो 28 होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। साथ ही मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ अभाज्य संख्याओं के बारे में। पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है, जो कि एक सम है। और सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, जो कि 2। उसके बाद जो आपकी विषम संख्या अभाज्य है वो 3 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे जिसमें सम विषम नहीं लगाए तो वो 2 होती है। और सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो वो आपकी 2 ही बोलेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी एक अंक की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 7 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 97 होती है। ये कुछ खास बातें हैं जो आपको पेपर में याद रखनी है, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा या अंतर क्या होगा। इस तरह के सवाल पेपर में आते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिया 3/10, 5/100, 9/1000 का मान क्या होगा। देखो बच्चे, बटे में यहाँ पे लगातार पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। अगर ऐसी तरीके से संख्या होती है तो ये आपको दशमलव का विस्तारित रूप होता है। तो इसको हम बंद करेंगे। तो 10 है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम 3, फिर 5 और फिर 9। तो इसका जो विस्तारित रूप को हम बंद करते हैं दशमलव में, वो हो जाएगा 0.359। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है एक भाग के सवाल में भाजक 25 है, भागफल 30 है और शेषफल 15 है। तो भाज्य बताओ क्या होगा। देखो, जब हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं, ये बीच वाली संख्या, इसको हम भाज्य कहते हैं। और जिस संख्या से हम इसको भाग करते हैं इसको हम भाजक कहते हैं। और जो हमारा उत्तर आता है इसको भागफल क्या बोलते हैं, इसको भागफल। और नीचे जो बचता है शेष, वो हमारा शेषफल होता है। अब इसके अंदर एक हमारा संबंध होता है कि अगर मुझे भाज्य निकालना है तो ये जो मेरा भाज्य होता है, ये भाज्य भाजक गुणा भागफल किसके बराबर होता है, भाजक। नोट कर लेना कॉपी में, भाजक गुणा भागफल। और प्लस में होता है शेषफल। क्या होता है प्लस में, शेषफल। नोट कर लेना इसको। तो हमें यहाँ पर भाजक दिया हुआ है 25, तो 25 गुणा भागफल है हमारा 30 और प्लस में शेषफल है 15। ये सारी वैल्यू भाजक, भागफल और शेषफल हमने यहाँ पे रखी। 25 या 75, 750 प्लस में हम 15 करेंगे, जो कि हो जाएगा 5, 5 और 1 6 और 1 7। तो हमारा जो भाज्य है वो 765 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक यानी कि HCF बताओ क्या होगा।
जब हमें अभाज्य गुणनखंड दिए जाएं और पूछा जाए HCF क्या होगा, तो इनमें हमें देखना है कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। देखो 5 यहाँ पे है और 5 इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 7 यहाँ पर है और 7 इसमें इधर कहीं भी नहीं है, तो 7 को भी नहीं लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर कितना है, 9 दिया हुआ इधर और 9 यहाँ पर भी है, जो दोनों में कॉमन है उसको लेते हैं 9। 11 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर भी है, तो इंटू में 11 लेंगे। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर भी है, तो इंटू में 13 लेंगे। उसके बाद 17 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो 17 को नहीं लेंगे। हमारा मासा हो जाएगा 9 गुणा 11 गुणा 13, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जब भी आपको मासा निकालना है तो जो हमारी कॉमन होती है, दोनों गुणनखंड में जो कॉमन संख्या होती है उसी को हमारा मैसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विद्यार्थी के, ध्यान से देखो, किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थी पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 और 10 विद्यार्थी हों, तो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो बच्चे, जब हमें यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, न्यूनतम मतलब छोटा पूछा गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर विद्यालयों की जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो इन संख्याओं के एलसीएम के बराबर होगी, 5, 9 और 10 के एलसीएम के बराबर। अब हमें 5, 9, 10 का एलसीएम लेना है और देखो 5, 9, 10 तीनों ही सहभाज्य संख्या एक दूसरे के पाढ़े में नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में इनका एलसीएम इनके गुणनफल के बराबर ही हो जाएगा। 5 9 45,450, तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो 450 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जब कभी आपको ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालना है जिन संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता, जैसे 5, 9, 10 किसी भी एक संख्या से नहीं कर सकते हैं, 5, 9, 10 में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में इनका जो गुणनफल है वही इनका एलसीएम के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 46। इसमें कहा गया इस व्यंजक का मान क्या है। यहाँ पर बहुत सारे निशान दिए हैं, तो जब बहुत सारे निशान होते हैं तो इसमें लगाते हैं बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड मास का मतलब अगर पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करेंगे, ऑफ का मतलब का है तो का हल करेंगे, नहीं तो फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट तो नहीं दिया तो बी का काम खत्म, का नहीं है तो इसका भी काम खत्म। अब हमें पहले नंबर पर भाग करनी होगी। भाग किसके बीच में है, सिर्फ इन दो संख्याओं के बीच में भाग है, तो हम लिखेंगे इसको 2 - 3 प्लस 4 को भाग देंगे 3 से, फिर गुणा में 3 लिखेंगे माइनस का 2। उसके बाद भाग का काम खत्म हो गया। भाग करने के बाद हमें देखना है कौन सा निशान है, गुणा का, तो अब हमें गुणा करनी होगी। जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 - 3 को ऐसे ही लिखेंगे, जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा 4 माइनस में 2। उसके बाद गुणा का काम खत्म हो गया, फिर हमें करना है प्लस। प्लस कहाँ कहाँ पर है, यानी कि प्लस किस में करेंगे, जो हमारी प्लस की संख्या होगी, जैसे 2 हमारा प्लस का है और 4 भी हमारा प्लस का है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस में 3 और माइनस में 2। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 में से फिर हम बचा हुआ माइनस का 2 घटाएंगे, 3 में से 2 जाकर आपका 1 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट हल, फिर का, फिर आपको भाग हल करनी है, फिर गुणा और फिर जोड़ना और फिर घटाना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी है, अंक दिए हैं, इनसे हमें बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो देखो, जब अलग अलग अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 7, अंक है 5, फिर है 2 और फिर है 0, ये बड़ी संख्या, और अब हमें लिखनी है छोटी संख्या। तो जब हम छोटी संख्या लिखते हैं तो अंकों को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, लेकिन 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पर। तो 2 0 5 7 ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इन अंकों से बनने वाली। अब इनका अंतर है, घटाएंगे, 10 में से 7 गया, आपका 3 बचे, सो आपका उत्तर आ जाएगा 5463। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 0 पहले क्यों नहीं रखा। अगर मैं 0 पहले रख दूंगा, 0 2 5 7, तो ये जो संख्या है हमारी इन सभी अंकों से नहीं बनेगी, क्योंकि शुरू में हम 0 को काउंट नहीं करते हैं, तो ये संख्या केवल 2 3 5 3 अंकों से ही बन जाएगी। तो इसलिए 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे ही रखना होगा छोटी संख्या बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, अविनाश का जन्म 29 फरवरी को हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं उसका जन्म किस वर्ष में हुआ। तो 29 फरवरी जैसे आपने देखा तो आपके दिमाग में आया कि ये यहाँ पर लीप वर्ष की बात कर रहा है। कौन से वर्ष की बात कर रहा है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष वो होता है जिसमें 29 फरवरी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया लीप वर्ष वो होता है जिस वर्ष को हम और वो 4 से पूरा कट जाए तो वो लीप वर्ष हो जाता है। लेकिन अगर हमें कोई शताब्दी दी जाए, जैसे यहाँ पे 2000 शताब्दी है, तो 2000 को हमें भाग करना पड़ेगा 400 से।
वैसे ही हमारा जो 1900 है ये भी शताब्दी है, तो 1900 को भाग करना पड़ेगा 400 से। अगर हमारा सामान्य वर्ष है और 4 से भाग हो जाए तो वो लीप वर्ष होगा, लेकिन 999 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। 1900 को अगर हम 400 से भाग करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 19 नहीं कटेगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। 400 से 0 गया, 4 पंजे 20, तो हमारा जो सन 2000 है ये एक लीप वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। याद रखना, इसीलिए प्रश्न खास है कि अगर कोई हमारा सामान्य वर्ष है, जैसे 2000, 2008, 2009, 1999 इस तरह का है, तो उसको 4 से भाग करके देखते हैं। और अगर कोई शताब्दी है, जैसे सन 2000 हो गया, सन 1900 हो गया, सन 1800 हो गया, सन 1700 हो गया, तो हमें उसको हमेशा 400 से भाग करके देखना होता है। अगर वो 400 से कटता है तो लीप ईयर है, और 400 से नहीं कटेगा तो वो लीप ईयर नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? जब हम यहां पर चाल की बात करते हैं तो चाल के लिए हमें चाहिए होता है समय, लेकिन जब हमारी रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही उसको दूरी चलनी पड़ती है। तो दूरी हमारे यहाँ पर हो जाएगी 200 मीटर और समय है 20 सेकंड। हल करेंगे 200.20, तो इसकी चाल हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना, रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उस कारण जो दूरी होती है वो उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होती है। ये बात ध्यान रखना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर है और इसी बाग की चौड़ाई है 30 मीटर। पूछा गया इसका परिमाप बताओ। जब हमें परिमाप पूछा जाए तो परिमाप बराबर, अगर कोई आयताकार वस्तु है या बाग है या प्लाट है, तो उसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना, लंबाई है 40 और चौड़ाई है इसकी 30, तो ये हो जाएगा 2 गुना 40, 30, 70 और 70 दूनी 140। तो इस बाग का जो परिमाप है वो 140 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी? देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है और ये जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6 गुना भुजा के वर्ग के बराबर होता है, किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ। और ए क्या है इसकी भुजा, और इसका वक्र पृष्ठ दिया है 24 वर्ग मीटर, तो 6a² बराबर रखेंगे हम 24, सो a² बराबर हो जाएगा हमारा 24 भाग 6, जो यहाँ गुणा में होता है बटे में आता है, 6 चौक 24, a² बराबर हो जाएगा हमारा 4। जब हम इससे स्क्वायर हटाएंगे तो a = इसका हो जाएगा √4, और 4 जो है किसका वर्ग होता है? 2 का, तो 4 का अंडर मान होता है 2, तो इसकी भुजा हो जाएगी हमारे पास 2 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 52। इन संख्याओं को जोड़कर और जोड़ने के बाद इनके परिणाम को घटते क्रम में लिखना है। तो मैं चाहता हूं ये सवाल आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत ही आसान है, बस इनको जोड़ना है, जोड़कर घटते हुए क्रम में बताकर मुझे बताना 52 का उत्तर क्या है। अगला प्रश्न है, 289 का वर्गमूल क्या है? 289 का वर्गमूल, वर्गमूल का निशान ये होता है, तो उसके लिए क्या करने होते हैं, पहले 289 के गुणनखंड करेंगे जो कि 17 गुणा 17 होता है, जोड़े में से एक लेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। दूसरा तरीका आप ये भी अपना सकते हो कि ये जो हमारे ऑप्शन दिए हैं इनकी इसमें गुणा, 15 की 15 में गुणा करके देख लो, 17 की गुणा 17 में करके देख लो, 16 की गुणा 16 में करके देख लो, और 18 की गुणा 18 में करके देख लो। अगर इनका मान 289 जिसका भी आ जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। और अगर आपको वर्ग याद है 20 तक के, तो आपको पता ही है 17 का वर्ग 289 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मजदूर 8 दिन में 72 रुपए कमाता है, तो 10 दिन में कितने कमाएगा? तो बच्चे 8 दिन में 72 रुपए कमाता है, तो एक दिन में अगर हमें निकालना हो तो एक दिन बराबर क्या रखेंगे, पूरे धन को 8 से भाग कर देंगे, तो 8 दिन 72, तो एक दिन में ये 9 रुपए कमाएगा। कितने कमाएगा? 9 रुपए, एक दिन का पता चला। अब बताना है 10 दिन में कितना कमाएगा, तो लिखेंगे 10 दिन बराबर 9 गुणा 10 बराबर 90, तो ये मजदूर 10 दिन में 90 रुपए कमा लेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 30% का 20% क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 30% का 20%, तो हम लिखेंगे 30 और गुणा में लिखेंगे 20 और भाग कर देंगे 100 से। हल करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0, 3 दूनी कितना हुआ 6, और क्योंकि ये भी प्रतिशत का प्रतिशत है, इसको हम इसको भाग करेंगे 100 से, क्योंकि जब 2 बार प्रतिशत है तो एक बार वैल्यू निकाल के जब दोबारा वैल्यू निकालेंगे फिर से 100 से भाग करना पड़ेगा, तो फाइनली उत्तर 0.06 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 70 विद्यार्थी की कक्षा में 20% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है।
तो बच्चों देखो क्लास में 2 ही तो होते हैं, लड़के या लड़की। तो यहाँ पर जो बॉय हैं वो है 20%। सो हमारे पास जो गर्ल्स होंगी वो 100 में से अब 20 घटाओगे तो यहाँ पर 80% लड़कियाँ आ जाएंगी। अब पूछा लड़कियों की संख्या क्या है, तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं 70। तो हम 70 का 80% निकालेंगे, यानी कि 70 गुणा 80/100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 7 8 56। तो यहाँ पर 56 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 375 के एक पंखे को 400 में बेचा गया, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 400 का सामान बेचा गया है जो कि 375 रुपए का खरीदा गया था, माइनस करेंगे तो बराबर में आपका आएगा कितना 25। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 25 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ध्यान से देखना, यहाँ पे 25 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखी, एक जगह लाभ एक जगह हानि, तो इसका सही उत्तर है लाभ, क्योंकि सस्ता खरीदा महंगा बेचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 58 कि 1800 में खरीदी गई गाय कितने को बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ये खरीदी है, ये क्रय मूल्य है, और बेचा जाए ये प्रॉफिट है। तो अब हमें बताना कितने की बेची जाए। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइड बाय 100 और इनटू में क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत कितना है हमारे पास 10, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 डिवाइड बाय 100 और क्रय मूल्य है 1800। अब 0 से 0 कट जाएगी, 11 8 88, 11 कम 11 और 8 आपका हो जाएगा 19। तो ये गाय बेची जाएगी 1980 रुपये में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। कितने समय में 220 का ब्याज 4% की दर से 16 रुपये हो जाएगा। तो बच्चे समय बराबर होता है हमारा ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। तो बच्चे हमारा जो ब्याज है वो कितना हो रहा है 16 रुपये। ये हमारा साधारण ब्याज ऐसा ही है, ये दर है, और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 16 गुणा 100 डिवाइड बाय कितना है 200 रुपये और दर है 4% की। हल करेंगे 100 दूनी 200, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4। तो फाइनली हमारा जो वर्ष है वो 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पर तनु और रितु की आयु 14 और 18 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु क्या होगी। जब हमें किसी का भी औसत निकालना है, जैसे यहाँ पर आयु का, तो यहाँ पर एक की आयु कितना है 14 वर्ष, दोनों की आयु को हम जोड़ेंगे और टोटल कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति हैं तनु और रितु, तो इसको 2 से भाग करेंगे। कुल व्यक्तियों की उम्र बटे में व्यक्तियों की संख्या जो है उनको औसत आता है 8 4 12, 1 1 2 1 3, 32/2 काट देंगे तो बराबर में आएगा 16। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों मुझे क्लास कैसी लगी, आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। इसके बाद आपके जो अनुच्छेद है, मैं चाहता हूं जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इनमें से आपके कितने उत्तर बिल्कुल सही गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पूरे पेपर के आंसर पीछे राइट में दे रखे हैं ताकि आप करने के बाद मुझे बता सको हाँ सर मेरे इतने सवाल सही थे और इतने गलत। पूरा पेपर अटेंड करना है तो पूरा भी कर सकते हो, वीडियो को रोक कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी करो, पेपर में आएगा 100।